कहानी शुरू करने से पहले एक मैं छोटी सी बात बोलूँगा। किसी का सच किसी के लिए झूठ हो सकता है और किसी का झूठ किसी के लिए बहुत बड़ा सच हो सकता है। क्यों बोल रहा हूँ ये बात? मान लीजिए कि आपने कोई भी ईश्वर से जुड़ा चमत्कार अनुभव किया है या तीसरी शक्ति यानी भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ा कोई भी ऐसा डरावना एक्सपीरियंस करा है अपनी रियल लाइफ में, जिसको आप किसी को बताते हो तो वो यकीन नहीं करता। तो दोनों ही बातें समझ गए ना आपके लिए तो वो सच है लेकिन उसके लिए वो झूठ है। एक कहानी है, एक बस बनाया हुआ किस्सा है। तो मैं आज जो आपको कहानी बताऊंगा इसे भी एक बनाया हुआ किस्सा समझ लीजिएगा। किसी ने सच में मुझे नहीं भेजी, ठीक है? मैं बस यहाँ ये बोलूँगा। आप पहली बार आए हैं तो चलिए, सबसे पहले तो नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। उन्हें मैं यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या यहाँ कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मेल कर सकते हैं आप मुझे, और थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा उसके बाद। कहीं आप बहुत देर से ये तो नहीं सोच रहे कि नितिन आज पेन क्यों है हाथ में? देखिए, ऐसा है कि जो उनके साथ हुआ वो अगर मैं सच में पूरा एक एक वाकया जोड़ता चला जाऊंगा तो ये कहानी बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा मेन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल अभी चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करूंगा एक ऐसी अजीब सी कहानी की जिसका अंत क्या है वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पहले इंट्रो फिर शुरू करता हूँ। जय भोलेनाथ। सबसे पहले इन चारों किरदारों से आपको मिलवाता हूँ। ये कौन है? सुरेश और सोनू, ये दोनों भाई हैं, बड़े छोटे। और नेहा और गुंजन, ये दोनों बहनें हैं। ये जो सुरेश है इनकी शादी नेहा से हुई है और जो सोनू है इनकी शादी गुंजन से हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सुरेश और सोनू दोनों भाई हैं, ऐसे ही ये दोनों भी बहनें हैं। ये दोनों बेटियां एक ही घर में आई हैं शादी करके। अब इनके थोड़े से मैं आपको फाइनेंशियली बैकग्राउंड बता देता हूँ कि इन पे इतना पैसा है कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते, ठीक है? बहुत पैसा है, बहुत। और ये दोनों भाई बहुत मेहनत करते हैं। 6 फैक्ट्री हैं और ये भी बोल सकता हूँ कि पापा से, दादा से विरासत में मिला कुछ पैसा है, उसको इन दोनों ने अपनी काबिलियत से, अपनी पढ़ाई से, अपने हुनर से उसमें तरक्की करी, आगे बढ़े। और ये जो 2 बहनें हैं नेहा और गुंजन, ये भी पढ़ी लिखी हैं और ये भी बिजनेस में हेल्प करती हैं। चारों अच्छे खासे वेल सेटल हैं। और सुरेश और नेहा, ये जो दोनों बड़े हैं, मतलब कि बड़ा भाई और वो बड़ी बहन, इन दोनों के 2 बच्चे हैं, ठीक है? थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है आज की वीडियो में, मुझे ऐसा लगता है। अब तो ध्यान से सुनिएगा और अगर अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना है। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा 2-1 वीडियो देखने के बाद कि हाँ नितिन, तुम्हारी कहानी में इंटरेस्ट आया, जो तुम सुनाते हो हम तक बात आती है। अगर मैं आपसे कनेक्ट हो पाया ना, जो मैं बता रहा हूँ आप वो महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो ही समझूंगा कि मुझे कहानी बतानी सुनानी आती है। वरना मेरे जैसे तो हज़ारों हैं भाई यहाँ पर। खैर, जो सोनू और गुंजन है इनकी एक बिटिया है, ठीक है? और दीप्ति नाम है उसका। और ये जो गुंजन है ये अभी प्रेग्नेंट हैं, 3 महीना प्रेग्नेंट हैं। सबके बारे में एक बार और रिपीट करूँगा। वैसे किरदार ये चारों ही घूमने वाले हैं, लेकिन बच्चों के बारे में भी बताता हूँ क्योंकि एक जगह आपको लगेगा कि इन तीनों में से शायद कोई उस शक्ति के चपेटे में आ चुका है। सुरेश और नेहा जो हैं इनके 2 बच्चे हैं, अनामिका और गोलू, ठीक है? और सोनू और गुंजन के जो बच्ची है वो एक है बिटिया दीप्ति, और ये गुंजन अभी 3 महीने से प्रेग्नेंट है। किरदार सब क्लियर हो गए ना? ये चारों के बारे में आप जान गए। और इनकी फाइनेंशियली मैंने आपको कंडीशन बता ही दी है कि बहुत पैसे वाले हैं भाई। अब यहाँ ये जिस घर में रहते हैं ये घर तकरीबन
700-800 गज मान लो, ठीक है, इतना बड़ा घर है और 800 गज भी बहुत बड़ा होता है। लेकिन इस सुरेश का ना बहुत पहले से मन है कि मुझे अपना घर ऐसा बनवाना है कि जयपुर में हर कोई जाने कि हाँ ये सुरेश सोनू का घर है, यहाँ पर नेहा गुंजन रहती हैं। और मतलब एक होता है ना कि भाई मेरा बचपन से मन रहा है कि मैं ये वाली गाड़ी खरीदूं, मेरा बचपन से मन है, मेरा एक ये ड्रीम है, मतलब जिसको आप हर बार याद करते हो वही वास्तव में सपना होता है। जो बंद आंखों से देखा जाता है वो तो सिर्फ बेवकूफ़ी होती है, जो खुली आंखों से देखा जाए उसे सपना कहते हैं। कि उसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही। समझ रहे हो मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? बंद आंखों से देखा, आपने कुछ भी देख लिया, हम हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन कोई बात ऐसी जिसकी वजह से आपकी नींदें उड़ी पड़ी हैं उसे सपना कहते हैं और उसे साकार करने में बहुत मज़ा आता है। ऐसा ही एक सपना साकार आपके सामने बैठा जो है ना, ये भी कर रहा है धीरे धीरे आप लोगों की मदद से, वरना ना कौन हूँ, कुछ नहीं। अच्छा, होता क्या है कि सुरेश का ये बहुत पहले से सपना है, इसके पापा भी जानते हैं इस बात को, मतलब दादा दादी साथ ही रहते हैं। लेकिन अभी उस तरफ नहीं जाऊंगा, किरदार से मैं इन्हीं से मिलवाऊंगा, वरना बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको। नामों में अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, बीच बीच में मैं आपको याद दिलाता रहूँगा कि मेरा ऐसा घर हो जो कि जयपुर में हर कोई जाने कि ये हमारा घर है। तो उसके लिए ना ये बहुत टाइम से ज़मीन ढूंढ रहा था कि कहीं ज़मीन मिल जाए, और छोटी मोटी नहीं, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए उतनी। मैं एक ऐसा घर बनाना चाहता हूँ जिसमें मुझे कमी ना पड़े कि इसमें ये नहीं हो सकता, इसमें वो नहीं हो सकता। और ये बड़ी ज़मीन क्यों ढूंढ रहा है? इसके पीछे कोई कारण है कि खुले में क्यों बनाना है, इतना बड़ा मकान क्यों बनाना है? जब घर में सिर्फ इतने से ही लोग हैं तो भैया इतना बड़ा मकान किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए, अपना स्टेटस दिखाने के लिए, किस लिए? भाई इसको एक किला बहुत पसंद है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। जयपुर के ही एक किले की बात है ये, नाम मत पूछेगा, इसीलिए क्योंकि हो सकता है उस किले पर आप भी होकर आए हो। अभी तक तो वो आपकी एक अच्छी यादों में शुमार है, लेकिन अगर उस किले का मैंने आपको नाम बताया तो हो सकता है कि उसकी कुछ फ़ोटो ही आपको डराना में सक्षम हो जाए। मतलब आपने किसी चीज़ के सामने खड़े होकर फ़ोटो खिंचाई है बड़े स्माइल के साथ हैं, और ये आपने सेल्फी ली है, और जब मैं कहानी के माध्यम से वो बताऊंगा कि वो कौन सी जगह है और वहाँ पर कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा था, कहीं आपको आपकी फ़ोटो में भी वो चीज़ें महसूस ना होने लगें। इसीलिए थोड़ा सा बस इस बात को मान लीजिए कि कोई भी किला है, ठीक है, जिस किले आप नहीं गए, मैं उस किले के बारे में बात कर रहा हूँ। जयपुर के एक किले को देखकर इसके मन में ये आ गया कि घर ऐसा बनवाना है। आप समझिए कि इस पे कितना पैसा होगा जो कि किले को देखकर वैसा घर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत सारे जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं वो लोग आते रहते हैं, बताते रहते हैं, इसका कहीं मन नहीं मान रहा। एक बार की बात है, ये अपने ऑफिस था तो किसी ने फ़ोन करके कहा कि साहब आपके लिए बहुत बढ़िया ज़मीन देखी है। हाँ, थोड़ा सा मतलब वहाँ ट्रैफिक का आना जाना कम है, लेकिन बहुत जल्दी बसावट हो जाएगी। और ये काफ़ी पुरानी बात है, ध्यान से सुनिएगा। अब तो जयपुर में मेरे ख्याल से हर जगह बसावट है, और जयपुर क्या कहीं भी चले जाओ हर जगह मतलब बहुत मुश्किल से ही ज़मीन मिल पाती है, और जितनी इसे चाहिए उतनी तो एक साथ मिलनी भी थोड़ी पॉसिबल कम ही है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा हो जाए, मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे खुल के मकान बनाना है और बेहतरीन बनाना है। तो किसी ने फ़ोन पर यह बताया कि साहब मेरे पास जो एक प्रॉपर्टी का डील आया है वो तकरीबन 3 या 4 हज़ार गज है, और उन्होंने कहा है कि ये सारा का सारा जो भी खेत है हमारा एक साथ ही निकालेंगे और आधे पड़ते में नहीं देंगे कि 100 गज दे दो, 500 गज दे दो, ऐसे नहीं देना। अगर कोई पूरी पार्टी ऐसी है जो कि ले ले तो हम, तो इसने कहा हाँ हाँ मुझे दिखाओ। इसने देखा तो जहाँ तक इसे पसंद आया वो जगह 3000 गज थी। तो इसने कहा मैं यहाँ तक तो ले सकता हूँ, इसके आगे ये जितना भी है ना एरिया, पता नहीं मन नहीं मान रहा, मुझे नहीं लेना। अगर 3000 गज मिलता है तो ठीक है, इसके आगे का मुझे नहीं चाहिए। और 3000 गज बहुत बड़ा होता है एरिया। आप अपने घर को देखिए कि कितने गज का मकान है। अब सोचिए 3000 गज कितनी जगह होती है, और उसमें जब मकान बनेगा वो भी किले जैसा, कमाल हो जाएगा।
जिसकी वो प्रॉपर्टी थी उसने मना कर दिया कि जी दूंगा तो मैं सारा ही दूंगा, नहीं तो मैंने आधा पड़ता देना ही नहीं। उसने कहा मैं सर आपको पैसे कम करने के लिए या कोई किसी तरह का मोल भाव करने के लिए नहीं, मैंने फ़ोन पर आपसे ये कहा है कि अगर आप 3,000 चाहते हो तो मैं अभी ले लूँगा, कल तक मैं पेमेंट भी कर दूँगा। उन्होंने कहा ना जी मैं तो पूरा का पूरा ही बेचूँगा। आप एक काम करना ना, वो जो 1,000 गज है खाली छोड़ देना, कोई दिक्कत थोड़ी ना, बनाओ तो अच्छे से बनाओ। इसने कहा मान तो रहा नहीं है। अब सुरेश ने सोनू से भी बात करी कि क्या कहता है भाई। कह रहा भैया 4,000 गज की जगह में मकान बनाने के लिए पैसा कितना लगेगा। कह रहा पैसे की तू चिंता ना कर, तू बता हाँ करता है क्या। एक काम करते हैं, अम्मा बाबूजी से भी पूछते हैं। अम्मा बाबूजी ने कहा कि पहली चीज़ मैं तुम्हें ये बता दूं कि बेटा मकान कितना भी बड़ा बना लेना, बस ये सोच लेना कि हर कमरे की साफ सफाई समय पर होती रहे। बड़े बुजुर्ग कोई भी बात ऐसे ही हवा में नहीं बोलते। इन्होंने कहा कि भाई इतना बड़ा मकान बनेगा तो जो साफ़ सफाई के लिए हमारी मदद के लिए होंगे वो साफ़ सफाई करते रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कमरे उतने ही होने चाहिए जितने में हमारा आना जाना होता रहे। 4,000 गज बहुत बड़ी जगह होती है, क्या तुम हर कमरे तक जा पाओगे, हर कमरे में जा पाओगे रोज़। उसने कहा बाबूजी ये तो मुश्किल है, तो फिर क्या मैं अपने इस सपने के मकान को ना बनाऊं। बना, तुझे मना कौन कर रहा है, लेकिन थोड़ा सोच के बना। 4,000 गज बहुत होती है बेटा। 1,000 गज में हम रहते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा ही कम है और इसमें ठीक है, अच्छा है। लेकिन हाँ मैं जानता हूँ कि ये तेरा शुरू से सपना रहा है कि उस किले जैसा मकान बनाना है, वही बात है ना। उसने कहा हाँ बाबूजी। तो चल एक काम कर, तू अपना सपना पूरा कर और भाई पंडित जी वगैरह से हम बात करेंगे, थोड़ा वास्तु के हिसाब से बनवाएंगे। उसने कहा कि पहले डिज़ाइन तो फाइनल हो जाए कि घर के सभी लोगों को उस किले की शक्ल पसंद है। तो एक काम कर बेटा, तू जगह फाइनल कर ले, पैसे दे और खरीद ले। इसने कहा ठीक है बाबूजी, मतलब आप भी चाहते हो कि मैं ले लूँ, ले ले बेटा। अब अम्मा बाबूजी ने हाँ कर दिया, सुरेश की बात को नेहा और गुंजन ने भी हाँ कर दिया और सोनू तो भाई के साथ है ही। भाई में दोनों में इतना प्यार है कि 10 रुपये हों या 10,000 हों या लाख हों 10 लाख हों, एक दूसरे से सवाल जवाब नहीं करते कि ये पैसा कहाँ लगा, तूने ये क्यों खरीद लिया, तूने नई फैक्ट्री क्यों डाल दी। ऐसा कुछ नहीं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं आंख बंद करके। और यहाँ देवरानी जेठानी वाली बात ही नहीं आई। यहाँ एक तरह से एक प्यारा सा परिवार है दोस्तों का, जिसमें कोई भी परेशानी और कमी नहीं है, नहीं थी, परेशानी नहीं थी। अभी देखो खेल, और ऐसा खेल देखोगे कि कैसे पलटती है ना चीज़ें, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है जब तीसरी शक्ति आके अपना खेल खेलना शुरू करती है। होता क्या है भाई साहब कि ये चारों उस जगह को देखने जाते हैं जो इन्होंने ख़रीद ली है, ठीक है, और काफ़ी बड़ी जगह है, 4,000 गज। तो ये कहता है कि मैं तकरीबन 1,000 गज में तो सिर्फ गार्डन रखूँगा आगे, ठीक है, और जो बची 3,000 गज उसमें वो मुझे किले वाला डिज़ाइन बनवाना है। और मकान ऐसा होगा वैसा होगा, यहाँ से एंट्री होगी, चारों तरफ से खुला रखेंगे, मतलब आप पूरे मकान का इस तरह से चक्कर लगा सकते हैं। कोई भी दीवार किसी और के मकान की दीवार से जुड़ी हुई नहीं होगी। अभी तो खैर आसपास कोई मकान नहीं है, लेकिन कभी बनेगा भी तो मैं नहीं चाहता कि मेरे मकान की दीवारें किसी और के मकान से छुएं। उसका अलग बने, चाहे हम थोड़ा सा छोटा करके बना लेंगे। छोटा कहाँ तक करेगा भाई, 4,000 गज है। तो ये सब खुश हैं इसके मन को, इसके चेहरे की खुशी को देखकर। और ये फूला नहीं समा रहा कि मेरा एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है। ये बात करता है कई लोगों से, कोई ऐसा हुनरमंद हमें आर्किटेक्ट मिलवाओ जो कि हमारा मकान बनाए। थोड़ा सा हिंदी में आ जाता हूँ, कोई ऐसा मिस्त्री बताओ, कोई ऐसा हुनरदार जिसके हाथों में जादू हो, जो कि इस तरह की कटिंग कर पाए जिस तरह से किले में बनती है, हमें उससे मिलवाओ। ठीक है जी। बहुत सारे ठेकेदार आए, ना जाने कितने लोगों ने आकर अपना हुनर दिखाया, लेकिन एक आदमी इसके पास आया और बोलता है कि साहब मैं हूबहू उस किले के जैसा मकान बना सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्त है। पहली बात तो ये कि मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। दूसरी बात, जो सामने का आपने जंगला बता रखा है कि जैसा वो बना है वैसा ही बने, तो वो किसी मशीन से नहीं, वो हाथों से बना है। और मैं इस तरह का डिजाइन हाथों से बना सकता हूँ तकरीबन 6 से 7 महीने में, सामने का जो है।
इसने कहा कि यानी तुम्हें पता है कि मैं कौन से किले को पसंद कर रहा हूँ? उन्होंने कहा हाँ जानता हूँ। यहाँ आने से पहले साहब मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में सुनी पढ़ी। कुछ लोगों ने आपको पागल कहा, कुछ लोगों ने कहा कि भैया पैसा है तो आदमी शौक भी करता है। वो हंसने लगा कि आप मेरे से काम मांगने आए हो और ये प्रोजेक्ट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, और आप मेरे सामने मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो। कह रहा साहब मैं बेइज्जती नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि लोग आपके बारे में पीठ पीछे क्या क्या बोल रहे हैं। सोनू ने यहाँ कहा कि भाई आप फिर एक काम करिए, उन्हीं की बातें सुनिए, मेरे भाई के बारे में ये सब मत बोलिए। हाँ पैसा है, उसका मन है वैसा मकान बनाने का, तो लोग कुछ भी बोले हमें क्या फ़र्क पड़ता है, और मैं ऐसे से तो मकान नहीं बनवाऊंगा जो कि मेरे भाई के बारे में ये बोल रहा हूँ। सुरेश कहता है सोनू से कि भाई परेशान ना हो, अगर आदमी में काबिलियत होती है, हुनर होता है, कुछ एक्स्ट्रा होता है उसमें स्पार्क, मतलब कुछ वो अलग है, तो वो हाँ थोड़ा सा हटके होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ये भाई साहब हैं कि मुंह पर इन्होंने बोल दिया जो इनके मन में था। कुछ ऐसे हैं जो कि चिड़चिड़े होते हैं, उन्हें ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि घुल मिल जाते हैं लेकिन उनके मन में कुछ होता है और ज़ुबान पे कुछ होता है। हुनरमंद आदमी कहीं ना कुछ डिफरेंट होता है। तो भाई साहब कोई ऐसा मकान है जो कि आप हमें दिखा सकते हो, वो आपने बनाया है अपने हाथों से, सामने का डिज़ाइन? कह रहा हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ, बताओ। तो उसने जो एक मकान दिखाया, देखकर इन दोनों की आंखें चुंधिया गई कि ये सामने का डिज़ाइन आपने बनाया है? हाँ जी मैंने बनाया। इन्होंने उसके मालिक से बात कर ली और पूछा कि वास्तव में इन्होंने ही मकान बनाया? करें हाँ हाँ, अरे इनको तो कौन नहीं जानता, और थोड़ा सा समय लेते हैं लेकिन जो आप चाहते हो वैसा बना देते हैं। मुझे जो चाहिए था मकान उससे ज़्यादा अच्छा बनाया है, और मैं नहीं सोचता था कि कभी भी 200 गज में इतना अच्छा मकान बन सकता है। मैं बहुत खुश हूँ। आप इनसे मकान बनवा रहे हैं, बनवाइए बनवाइए। मुझे नहीं पता कि कितनी बड़ी जगह में बन रहा है मकान, कैसा बनवाना चाह, लेकिन आप जैसा चाहोगे उससे अच्छा बना देगा ये। सुरेश की समस्या दूर हो गई कि किससे मकान बनवाना है। इसको लेकर जाते हैं उसी किले पर कि भाई आप इन्हें देख लो अच्छे से, ठीक है। इसका नाम चेतन है जो मकान बनाता है, ठीक है। ठेकेदार जो है ये बनवाता है, जो चेतन नाम है। और इसने ढंग से उसे देखा, उस पूरे किले को। सामने से तो ज़रूरी है देखना, अंदर तो आप जानते हैं कि कमरे आप कैसे भी बना देंगे तो वो चल जाएगा उसके हिसाब से, मतलब। लेकिन बाहर का फ्रंट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, वैसा ही दिखना चाहिए, ऊपर की बाउंड्री भी वैसी दिखनी चाहिए, ठीक है। और जो दरवाज़ा है लकड़ी का इतना बड़ा, वो भी वैसा ही होना चाहिए। लकड़ी के ऊपर जो डिज़ाइन है सारा, मतलब दरवाजे के ऊपर मार्बल पे जो डिज़ाइन है वो भी वैसा, और ऊपर जो एक तरह का जिसे हम गेट लाइट बोल देते हैं, उस तरह का जो गुंबद बना हुआ है वैसा ही बनना है। इसने कहा जी हूबहू बना दूंगा, इतना ही ऊंचा बना दूंगा, इतना ही सामने से चौड़ा भी होगा, सब बात पक्की। लेकिन मैं एक बार इस किले को अंदर से भी देखना चाहता हूँ। भाई दुनिया आती जाती रहती है, तो इन्होंने कहा कि लेकिन आपके पास कोई कैमरा वगैरह है नहीं या कागज़ पेन कुछ नहीं है? तो उसने कहा कि भाई साहब मुझे तजुर्बा है, मुझे कॉपी पेन या कैमरे की इनकी ज़रूरत ना पड़ने की, मैं ऐसे ही देख लूँगा। उन्होंने कहा अच्छा जी चलो अंदर। अब ये तीनों जने सुरेश, सोनू और चेतन किले के अंदर चले गए। जाते ही इसने कुछ आसपास ध्यान से देखना शुरू कर दिया। सुरेश ने पूछा क्या देख रहे हैं? उसने कहा आप ये नहीं बता पाओगे कि किला कौन सा है और आपका घर कौन सा। इतना शानदार और हूबहू बना दूंगा, बहुत खुश है ये। अब जी इसे ठेका दे दिया गया, काम शुरू हो गया है। तकरीबन 1 साल हो गया है काम चल रहा है। घर के कई लोग, मतलब कभी सुरेश चला गया, कभी सोनू चला गया, कभी नेहा, कभी गुंजन, कभी अम्मा बाबूजी भी ऐसे ही चक्कर काट आते हैं। मकान बन रहा है, 2 साल हो गए बन रहा है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, और अब सुरेश ने चेतन से कहा कि साहब और कितना टाइम लगेगा? 5 साल हो गए मकान बनते हुए। तो इसने कहा कि बस 2 साल और, आप बस मुझे 2 साल और दे दो, मैं सच में इसे आप पूरे जयपुर में बेहतरीन इससे मकान नहीं ढूंढ पाओगे, बस 2 साल। सुरेश ने कहा इतना इंतज़ार किया है चेतन साहब, और 2 साल सही। अब जी 2 साल पूरे हो गए हैं, इसका मकान बनकर तैयार हो गया है। 7 साल लगे इस मकान को तैयार होने में।
हाँ, अगर आधुनिक मशीनों के साथ काम होता तो शायद ये 2 साल में ही काम हो जाता, लेकिन इसने जो भी काम करवाया हाथों से करवाया। और जो ये होते हैं ना हाथों के कारीगर, हुनरमंद जो होते हैं, इनसे बेहतरीन डिज़ाइन मशीन नहीं निकाल सकती, मैं आज भी बोलता हूँ। और बहुत से लोग मुझे इस बात में थोड़ा कहेंगे कि अरे यार क्या अजीब आदमी है, मशीन की तुलना आदमी से कर रहा है। आप समझो, जो संगमरमर की मूर्ति को मतलब एक छैनी हथौड़े से डिज़ाइन कर कर आकार देकर एक मूर्ति बना देता है, वो ज़्यादा हुनरमंद है, या एक डाई में पत्थर को रख कर बटन दबाकर मूर्ति निकल जाती है, वो ज़्यादा हुनरमंद है? जवाब दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप किसे मानते हो। मैं तो वो जो छैनी हथौड़े और हाथों से बनाता है ना, उसे मानता हूँ। हाँ, मेरी सोच थोड़ी पुरानी है, आप थोड़े नए हैं, आधुनिक है, टेक्नोलॉजी जानते हैं, मैं थोड़ा देसी सही हूँ। अब होता क्या है कि मकान बनकर तैयार हो गया है और ये बहुत ज़्यादा खुश है। मम्मी पापा बहुत खुश हैं, और नेहा और गुंजन तो ये मानो इतनी बड़ी लिस्ट बना चुकी हैं, तकरीबन 1200-1300 लोगों की, कि इन सभी को बुलवाना है और ज़रूर बुलवाना है। तो ये बोलता है सुरेश कि भाई सोनू, मैं चाहता हूँ कि अखबार में इश्तिहार दिया जाए कि हमारे घर का उद्घाटन है, आप सभी आइए। तो सोनू कहता है पूरे जयपुर को बुलाएगा क्या? उसने कहा मैं कुछ सोच तो ऐसा ही रहा हूँ। अब सोनू कहता है कि भैया ऐसा है कि पूरे जयपुर को बुलाने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमारे पीठ पीछे हमें बहुत उल्टा सीधा बोला है, तो सभी को तो न्योता देना बनता नहीं है। अपने घर कुनबे के हैं ना हम सब, बस, और आपके और हमारे दोस्त हो जाएंगे, अम्मा बाबूजी के जो जानने वाले हैं वो सब हो जाएंगे, और जो हमारी ये धर्मपत्नी है इनके जान पहचान के हो जाएंगे। सबको बुलाने की क्या ज़रूरत है? ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर किसी की नज़र अच्छी नहीं होती है, और ऐसी जगह नज़र लग जानी कोई बड़ी बात भी नहीं है जो कि चीज़ बहुत हटके हो। अब होता क्या है कि इनके अम्मा बाबूजी ने कहा कि भाई गृह प्रवेश जो करेंगे, हमारे जो बरसों से पंडित एक चले आ रहे हैं, मतलब उनके पिता थे पहले, फिर उनके पिता थे, हम उनसे ही कराएंगे। बच्चा बहुत पढ़ा लिखा है और गुणवान है और शास्त्रों को अच्छे से जानता है, और उससे अच्छा गृह प्रवेश की जो पूजा है वो कोई नहीं कर सकता, उसे बुलाएंगे। उन्हें बुलाया जाता है, उन्हें बताया जाता है, कहते हैं मुझे आपके बारे में पता है कि आपने वहाँ एक बहुत बड़ा किला बनवाया है। मकान तो उसे कोई बोल ही नहीं रहा, क्योंकि वो मकान कहीं से लग भी नहीं रहा है। उन्होंने चारों तरफ से वैसे ढका हुआ है अभी गृह प्रवेश से पहले, कि किसी को ना दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत लोगों को दिख गया है कि किस तरह का होने वाला है पीछे। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आपने जो किला बनवाया है वो बहुत शानदार है, और मुझे बहुत गर्व महसूस होगा कि उस किले का गृह प्रवेश जो होगा वो मैं करूं। आप कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल करूंगा, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, आपका कोई ऐसा तो नहीं कि कोई? पंडित जी ने कहा कि बेटा कोई भी जो सवाल है ना मन में, वो मेरे से तुम सीधे सीधे पूछो, जो मन में तुम्हारे आ रहा है, घुमा फिरा के बात मत करो। उसने कहा पंडित जी अभी 3 दिन पहले किसी ने मुझे कहा था, वो भी पंडित जी हैं, कि आपने घर का जो नक्शा है वो गलत बनवाया है, उसकी दिशा गलत है, और उन्होंने ये कहा था कि ऐसी जगह को आप अपने रहने लायक कभी ना बनवाएं। समझाता हूँ मैं थोड़ा, कि जो जगह हमेशा के लिए बंद है, वो अलग बात है कि वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, लोग आते हैं, घूमते हैं, लेकिन वो जिसका था उसकी तरफ से तो बंद हो चुका है। अब उसको हूबहू आपने एक नया रूप दे दिया, ये गलत माना जाता है। जो जगह हमेशा के लिए बंद है, एग्जाम्पल एक और देता हूँ कि किसी ने किसी को बताया कि भाई इस घर में कुछ है, या यहाँ कुछ ऐसी आवाज़ आती है, या कुछ डरावना महसूस हुआ है, आपने हूबहू उसके जैसा अपने बराबर वाला घर बनवा लिया, तो जो वहाँ है उसे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? ऐसा किसी ने मुझे बताया कि उस किले के जैसा अपने मकान को नहीं बनवाना चाहिए था। तो इन पंडित जी ने कहा कि बेटा बात तो उनकी भी गलत नहीं है, लेकिन मैं एक बार देखना चाहूँगा कि तुमने बनवाया कैसा है। क्या मैं आज देख सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल चल सकते हो आप। अब जैसे ही पंडित जी इनके साथ वहाँ पहुँचे हैं, तो बहुत बड़ी एक चादर लगी हुई थी, जिससे वो मकान बाहर लोगों को ना दिखे। हरे से कलर की चादर आपने देखी होगी, जब मकान बनाया जाता है तो बाहर लोग उस डिज़ाइन को कॉपी ना कर ले इसलिए लगा देते हैं, और ये भी कि बुरी नज़र से बचे मकान, इसलिए भी। तो इन्होंने जैसे ही वो चादर हटाई और किले को देखा, इन्होंने कहा कि ये जो सामने दरवाजे के ऊपर है ये क्या है?
उसने कहा डिज़ाइन है, ये उस किले पर भी है। कह रहे डिज़ाइन नहीं है बेटा ये, और जिसने तुम्हें ये बात बोली थी कि तुमने वास्तु के हिसाब से मकान गलत बनाया है, ये बात तो झूठ है। वास्तु के हिसाब से मकान गलत नहीं है, लेकिन वो बात वो नहीं बोल पाया जो मैं देख रहा हूँ। उसने बात घुमा कर तुम्हारे को इस मकान में आने से रोका है। अब मैं बताता हूँ क्या बात है। ये जो तुम दरवाजे के ऊपर कह रहे हो ना डिज़ाइन बनवाया तुमने, ये डिज़ाइन नहीं है। इसे एक तरह की भाषा में ये लिखा गया है कि ये प्रेतों का निवास है, या ये भी कह सकता हूँ अगर तुम समझ पा रहे हो कि यहाँ इन शक्तियों को रखा जाता है, ये उनकी जगह है, यहाँ आमंत्रित हैं, कुछ भी समझ लो। तो इन्होंने कहा मतलब क्या लिखा हुआ है कि बेटा उस किले पर भी जिसने ये देखकर लिखा है ये नहीं लिखा होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जैसे तुम डिजाइन बता रहे हो उसमें चूक हुई है। और ये कैसे उसने लिखा है अपने कारीगर से पूछना ज़रूर, क्योंकि मैं अब भी बोल रहा हूँ बिना देखे उस किले के दरवाजे के ऊपर ये नहीं लिखा होगा। इसने कहा अगर ऐसा है तो वो अपने मन से क्यों लिखेगा पंडित जी। तो पंडित जी ने कहा कि मैं एक बार उस कारीगर से भी मिलना चाहता हूँ जिसने ये सामने का इतना प्यारा डिज़ाइन बनाया है, और दरवाजे पे ऊपर जो जिसे तुम डिज़ाइन बता रहे हो अपने मन से क्या लिख कर गया ये। और मेरी मानो तो पहले इसे ठीक कराओ फिर गृह प्रवेश कराओ। इसने कहा पंडित जी ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि गृह प्रवेश तो मुझे अगले महीने करना है, अगले महीने की 1 तारीख को हर हाल में, क्योंकि आज है 6 तारीख और तकरीबन 20-25 दिन लगेंगे हमारे को सभी लोगों को आमंत्रित करने में, कार्ड बांटने में, तो मैं इससे ज़्यादा समय नहीं दे सकता। उन्होंने कहा फिर इस घर में प्रवेश करने से पहले ये ज़रूर सुन लेना कि इसमें जाने के बाद तुम्हारे साथ वो सब होने वाला है जो आज तक तुमने सपने में भी महसूस नहीं किया होगा। सुरेश मैं गलत नहीं बोल रहा, ये जो किला बनाया है ये हो सकता है कि घर के सदस्यों पर भारी पड़ जाए। जिस जगह तुम रह रहे हो वो इससे लाख गुना जगह अच्छी है। मैं फिर से कह रहा हूं कि गृह प्रवेश कितनी भी अच्छी तरह से मैं पूजा पाठ करके करवा दूं, लेकिन यहां निवास कुछ और ही होने वाला है। ये गलत है, पहले से हटाओ। इसके बारे में पूजा होगी, इसकी शुद्धि होगी, उसके बाद ही आप गृह प्रवेश की पूजा कराएंगे और फिर गृह प्रवेश होगा। घर का कोई सदस्य तब तक अंदर नहीं जाना चाहिए जब तक ये ऊपर ये सब लिखा हुआ है। और जो मैं कह रहा हूं बाबूजी को जाकर बताना ज़रूर। मैं यहाँ से चलता हूँ, जय श्री राम। वो वहाँ से चले गए। अब ये सुरेश है घर पहुँचा है, चिंतित है। सोनू ने, नेहा ने, गुंजन ने, इनके माता पिता ने, सब ने पूछा क्यों परेशान है? पंडित जी को तूने मकान दिखाया उसके बाद से तू चिंतित है, परेशान है, क्या हो गया? मतलब क्या वो गृह प्रवेश पूजा नहीं करा पा रहे? नहीं, उन्होंने मना तो नहीं करा, लेकिन वो एक अजीब सी बात बोल कर गए हैं। तो सोनू ने कहा क्या भैया, उन्होंने क्या कहा पंडित जी ने? पंडित जी ने कहा यार कि वो जो हमने किले जैसा अपना मकान बनाया है, दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, वो हटाओ तब गृह प्रवेश होगा, उससे पहले नहीं होना चाहिए। सोनू ने कहा घर के दरवाजे के ऊपर? भैया मुझे जैसा ध्यान है वो तो एक डिजाइन है ना। हाँ भाई डिजाइन ही है, और उसे बनाने में उसे तकरीबन 1.5 महीना लगा था। अब पंडित जी कह रहे हैं उसे हटा दें। सामने का जो मकान का लुक है, जो फ्रंट है, वो अच्छा लगेगा फिर अगर हटा देंगे। सुरेश ने कहा मैंने भी उनसे ये कहा कि अगर इसे हटाऊंगा तो मकान मेरा अजीब सा दिखेगा। भाई आप बने बनाए मकान में से कहते हैं कि ये वाला गुंबद हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या करें? पिताजी ने कहा कि जो उन्होंने कहा है उस बात को मानो, ठीक है? ये मत सोचो कि उसको हटाने में, वापस बनवाने में कितना समय लगेगा या क्या पैसा लग जाएगा। जो पंडित जी कह रहे हैं वो गलत नहीं है बेटा, उस बात को अहमियत दो। और अगर उन्होंने ये बात बोली है तो ज़रूर कुछ ना कुछ बात है। पापा मैं ये कह रहा हूँ कि देखो हमें 7 साल लग गए मकान बनाने में, इसको हटाने बनवाने में फिर से 4-1 महीने चले जाएंगे। अरे काम करते हैं, गृह प्रवेश कर लेते हैं ना, उसके बाद करवाते रहेंगे इसे। पापा ने कहा कि लेकिन करवाएगा इसे ज़रूर ठीक। हाँ अच्छा ठीक है, हम 1 तारीख को गृह प्रवेश करते हैं और फिर 1-2 महीने बाद हम करा देंगे इसे ठीक।
सोनू ने कहा कि भाई क्या पहले करवाए से मकान में गृह प्रवेश 2-1 महीने बाद कर लेंगे। नहीं यार, मेरा मन रह नहीं पा रहा है कि मैं उस जगह ना जाऊं। मैं तो, मेरी बात मान लो सब लोग, अब ये इसके चेहरे के हाव भाव देखकर सभी ने हाँ कर दिया। ये अगले दिन सुबह पंडित जी के पास गया। ये पंडित जी एक मंदिर में ही रहते हैं। वहाँ उनसे जाकर मिलता और कहता है कि पंडित जी आपको 1 तारीख को आना है, गृह प्रवेश है। सुरेश भाई साहब, आप मेरी बात मान नहीं रहे हो। अरे पंडित जी देखिए, मैंने पिताजी को भी ये सारी बात बताई है, उन्होंने कह दिया है कि ठीक है रहना शुरू कर देते हैं, उसके बाद हम इसे ठीक करा लेंगे। इन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं आप सभी को अनुमति नहीं देता, ठीक करा लो फिर मन से रहो, कोई समस्या नहीं होगी, मेरी बात मानो। तो इन्होंने ये कह दिया कि या तो आप पूजा करेंगे या कोई और करेगा। मैं जाऊंगा तो 1 तारीख को ही। वो तो आप पंडित जी हमारे घर के हैं, शुरू से आपको देखा है, आपने हमें बचपन से देखा है, तो हमें पूरा भरोसा है। लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगेगा कि हमारे इस चहीते मकान को कोई और पूजा कर, मतलब मैं चाहता हूं कि आप, नहीं तो मैं कराऊंगा किसी और से, लेकिन आऊंगा मैं 1 तारीख को उस मकान में। इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं ही आऊंगा। ठीक है, 1 तारीख को मकान के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं इन सभी का। अपने कुछ शिष्यों के साथ कुछ सामग्री है, पूजा का काफ़ी सामान है जो कि इस्तेमाल होता है। अब इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है, जैसे कि आम के पत्ते, आपको पता ही है, ये लाना भूल गए सुरेश। सोनू ने कहा कि मैं जाकर लेकर आता हूँ। अब बहुत देर हो जाती है, इसे आम के पत्ते नहीं मिलते। तो किसी और ने बताया कि आर्टिफिशियल लगा देते हैं। मकान तेरा आर्टिफिशियल है? नहीं। तो यहाँ पर ईश्वर के साथ बेईमानी नहीं कर रहे, या जो आप पूजा कर रहे हैं विधि विधान से जो कर रहे हैं उसके साथ बेईमानी नहीं कर रहे। तो हर चीज़ का, हर बात का बहुत महत्व होता है। आपको मैंने पहले भी कहा है कि घर में टूटा कांच, बंद घड़ी, उलझी हुई तारें नहीं होनी चाहिए। ये नेगेटिव एनर्जी को अपनी तरफ बुलाने का बहुत ज़ोरों शोरों से काम करती हैं। अभी कोई भी घर के अंदर नहीं गया है। पंडित जी ने ये कहा है कि सबसे पहले घर में मैं ही जाऊंगा, फिर मेरे जो शिष्य हैं वो आएंगे, और जब तकरीबन हमें 1 घंटा हो जाएगा समय देखकर, और हमारा कोई शिष्य बाहर आकर आपको बोलेगा, तब आप लोग अंदर आएंगे। इन्होंने कहा ठीक है, वैसे ही करेंगे। पंडित जी ने तकरीबन 1 घंटा वहाँ मंत्रोच्चारण करा और एक तरह से उस जगह को शुद्ध करने की कोशिश करी। 1 घंटे बाद उन्हीं सभी को बुलाया जी। सुरेश, नेहा, सोनू, गुंजन सभी लोग आए, और अनामिका, गोलू, दीप्ति, मतलब उनके बच्चे भी हैं, और बहुत सारे रिलेटिव्स, बहुत सारे रिश्तेदार, दोस्त वगैरह सब हैं। सबको एक तरह से कह दिया गया कि अब आप आ जाइए। सुरेश और नेहा एक साथ इस मकान में एंटर करते हैं। उनके बाद इनके बच्चे अनामिका और गोलू आते हैं। अब बात आती है सोनू और गुंजन की घर में आने के लिए, लेकिन सोनू अपनी बिटिया का हाथ पकड़ के घर के अंदर आ जाता है, और सबसे एंड में आ रही है गुंजन। और मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि ये प्रेग्नेंट है। गुंजन की जो बिटिया है, मतलब एक और बिटिया, ये गुंजन के मम्मी पापा के पास है। तो गुंजन अभी अकेले ही अंदर आ रही है। जैसे ही अंदर आई है तभी एकदम से इसे चक्कर आया और ये वहां पर गिर गई। सब लोग इसके पास आते हैं भागे भागे। अभी कोई अंदर जाकर मकान ढंग से देख नहीं पाया है। गुंजन को फटाफट से गाड़ी में रखते हैं और सीधा एक क्लिनिक लेकर पहुंचते हैं। वहाँ गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, मतलब जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं, उनके पास लेकर जाते हैं। देखते हैं तो कहते हैं कि ना कोई समस्या नहीं है। वो थोड़ा गर्मी की वजह से हो जाता है ना, कभी कभी डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, कभी कभी चक्कर आना लाजमी हो जाता है। बिटिया खाली पेट होगी तो कभी कभी खाली पेट भी गैस बन जाती है। बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। समस्या है इन चारों को एक तरह से रोका नहीं गया। ये सब जो लोग गए हैं किसी को नहीं रोका गया, लेकिन इसको रोका गया। क्यों? ये बजरंग बली की भक्त है, मेहंदीपुर बालाजी को बहुत मानती है ये, और इतना मानती है कि उनके अलावा पूरे संसार में कोई है नहीं जो मेरी मदद करेगा। कभी भी इसे कोई भी परेशानी हुई, जय मेहंदीपुर बालाजी महाराज, और समस्या ऐसे गायब।
लेकिन अगर ये बालाजी की भक्त है तो घर में क्यों नहीं अंदर आने दिया इसे? बालाजी को इसके साथ अंदर आना चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी, उस घर को शुद्ध करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक तरह से इसे रोका और वापस उन सभी को भी घर के बाहर बुला लिया। अब खेल शुरू होंगे। इस मकान, इस जगह के बारे में आपको पता चलेगा ज़रूर, और इसका अगला भाग जल्दी लेकर आऊँगा। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखना है आपको जय श्री राम, जय मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैंने पहले भी कहा है कि आप मेरी कहानी पर ट्रस्ट करो ना करो, ठीक है, 1% भी ट्रस्ट ना करो, लेकिन अपने गॉड पर, अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर 100% ट्रस्ट करो। चमत्कार होते हैं। और जब बात आ जाए ये वाली, तो उनके अलावा कोई आपकी मदद भी नहीं कर सकता। समझ लेना जो समझाने की कोशिश करी है मैंने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।